हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीडीपी, साइकोलॉजी या कुछ भी कह लो आप लोग, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पियाजे थ्योरी एंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि जीन पियाजे के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो क्या है, क्या उन्होंने बताया था, क्या उन्होंने अपने को इस चीज़ के बारे में जाना था, समझा था कि क्या होते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो इसके बारे में बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे ने इसके बारे में बताया था। पियाजे बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके टीचिंग एग्जाम में। किसी भी टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी एग्जाम की आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीन पियाजे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए हमारी ये पहली क्लास है सीडीपी की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, इफ पॉसिबल शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बता देना भाई नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। तो हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज पूरा थ्योरी डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया, जिस तरह से टेलीग्राम चैनल हमारा मनदीप कोदारा सर के नाम से है, आप लोग लिखेंगे मनदीप कोदारा सर तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मनदीप कोदारा ऑफिशियल के नाम से। चलिए भाई, शुरू करते हैं जीन पियाजे के बारे में कि कौन थे जीन पियाजे, और जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी, वो क्या है। तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था बच्चा, वो क्या था? संज्ञानात्मक विकास, है ना, कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। कौन थे जीन पियाजे? तो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। नोट इंपोर्टेंट, बस वैसे पता होना चाहिए। इसके बारे में इन्होंने जो बताया था बच्चा, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, बच्चों के बारे में बात की थी कि बच्चों के अंदर जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो किस तरीके से होता है ना। तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी थी वो जेनेटिकली, हेरिडिटी, इन सब चीजों को ऊपर दी थी। और भी बाकी सारे फैक्टर्स हैं जो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, ये है क्या, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है भाई? इसे आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह लो, संज्ञानात्मक विकास कह लो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लो, बौद्धिक विकास, यानी कि जो इंटेलिजेंस होती है ना, जो आपकी बुद्धि का जो विकास होता है, इंटेलिजेंस, है ना। इंटेलेक्चुअल, आपकी लॉजिकल पावर, सोचने समझने की आपकी क्षमता, किसी चीज के बारे में आप कितना अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता, और बहुत सारी जो भी आपके दिमागी रूप से जो आपका डेवलपमेंट है, विकास है, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है भाई, चलिए। तो इन्होंने किसके बारे में बताया बच्चा? इन्होंने बच्चों के बारे में बताया था कि बच्चों के अंदर विकास कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो इन्होंने बच्चों को जो कहा, इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा। क्या कहा इन्होंने? बच्चों को कहा कि बच्चे जो होते हैं वो एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक क्यों कहा? भाई वैज्ञानिक क्या करता है, साइंटिस्ट क्या करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं साहब, वैज्ञानिक क्या करता है? वैज्ञानिक सर नई नई चीजों के बारे में खोजता है। उनके अंदर क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा होती है किसी भी चीज के प्रति। जिस भी किसी चीज, अब बच्चे को अगर ये दे दिया जाए माउस, है ना, और बच्चे से ऐसे बता दिया जाए कि ये माउस होता है, तो बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी, बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। बच्चा जानने की, समझने की कोशिश करेगा कि आखिर यार ये माउस होता है, क्या काम आता है, क्या इसके अंदर है, ये जो यहाँ पर रेड लाइट जो ब्लिंक हो रही है, इसका क्या काम है। मतलब बच्चा जो होता है वो क्रिएटिव होता है। बच्चे जो होते हैं वो वैज्ञानिकों की तरह, जिस तरह वैज्ञानिक क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, सोचते हैं किसी चीज के बारे में कि इसके पीछे कारण क्या है। ऐसे ही बच्चे होते हैं। आप भी जब बच्चे थे तो आप भी क्या थे? आप भी एक नन्हे वैज्ञानिक ही थे। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, समाज ने आपको अलग अलग परिस्थितियों में जकड़ लिया, तो आपके अंदर वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो धीरे धीरे चीजों को लेके गायब होता गया। आप सामाजिक दुनिया के अंदर इतने ज्यादा फंस गए। लेकिन बच्चे को इन्होंने क्या कहा? नन्हे वैज्ञानिक कहा, क्योंकि बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज, किसी भी बात, किसी भी टॉपिक के बारे में जानने की, राइट। उसके बाद कह रहे हैं कि बच्चा जो होता है वो सक्रिय निर्माता होता है। मतलब समाज के अंदर कोई भी चीज आप बना रहे हैं तो उसके अंदर ना एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है। किसी भी चीज का निर्माण करने में, कोई भी थॉट प्रोसेस उसको डेवलप करने के लिए बच्चा ना पूरी तरह से एक्टिव होता है ना। एक्टिव एक पॉजिटिव वर्ड होता है साइकोलॉजी के अंदर, और जो पैसिव वर्ड होता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो पैसिव वर्ड का यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं आएगा, क्योंकि पैसिव एक नेगेटिव मीनिंग होता है। बच्चा जो होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है उस चीज के अंदर, है ना। तो इसीलिए इसको एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है? ठीक है, तो किन किन चीजों पर निर्भर करता है भाई? तो वो मुख्य रूप से 4 चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले आती है बच्चा मैच्योरेशन, परिपक्वता, है ना। बच्चा जितना ज्यादा मैच्योर होगा,
बच्चा जितना ज्यादा मैच्योर होगा उतना ही उसके अंदर जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो उतना ही तेजी से होगा और उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, विकास होगा। जीन प्याजे जो है इन्होंने इस चीज को बड़ी महत्वता दी है, ठीक है। ये जेनेटिकली कह लो, इसको हेरिडिटिकली कह लो, यानी कि आनुवांशिक रूप से, यानी कि ये जन्मजात, यानी कि जन्म से ही बच्चे के अंदर ये चीजें होती हैं। और आप लोग जानते हैं कि जीन प्याजे ने जो दिया है वो डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस दिए, इन्होंने 4 अलग अलग स्टेज बताई है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है, जीन प्याजे जो है विकास को कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं मानते, क्योंकि वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट को देखते हैं। हालांकि डेवलपमेंट जो बहुत सारे लोग मोस्टली लगभग लोगों ने इसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस माना है, एक सतत प्रक्रिया माना है, लेकिन जीन प्याजे ने इसको सतत प्रक्रिया नहीं माना, है ना। अच्छा, दूसरा क्या होता है, मैच्योरिटी। डेवलपमेंट जो होता है बच्चा वो मैच्योरिटी से आता है ना। जैसे जैसे बच्चा जो बालक मैच्योर होता जाएगा उसके अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है, उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी विकसित होती चली जाएगी। बिल्कुल सर। दूसरा है एक्सपीरियंस, अनुभव, है ना। अनुभव को कहीं जगह एक्टिविटी भी लिखा होता है, यानी कि क्रिया, ठीक है, क्रियात्मक। क्या होता है सर, भाई जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है, हम हमारी लाइफ के अंदर जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, जो समझते हैं, है ना, हम डे टू डे लाइफ, हमारी डे टू डे हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। इससे भी हमारे अंदर क्या होता है, विकास होता है। कहते हैं ना भाई, ठोकर लाग लाग के जो सीखना होता है, तो वो एक्सपीरियंस से भी बच्चा क्या होता है, सीखता है। हम लोग भी सीखते हैं, आप भी सीखे थे, बच्चे भी सीखते हैं। उसके बाद आता है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन होता है सामाजिक अंतःक्रिया। भाई आप अपने आस पड़ोस जो है, आप अपने आसपास के लोग हैं, आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, ये भी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत अधिक योगदान देता है। आपके आसपास का वातावरण कैसा है, ये बात पर निर्भर करेगा कि आपका विकास कैसे हो रहा है, आपके अंदर डेवलपमेंट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आपकी बुद्धि का विकास कैसे हो रहा है। हाँ, एक आध एक्सेप्शन केस होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अंतःक्रिया है, आपके आसपास किस तरह के लोग रह रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही है, आपके परिवार में, आपके फैमिली में कैसे, किस तरह की सोच रखने वाले जो लोग रहते हैं, इस बात के ऊपर जो है संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। उसके बाद आता बच्चा इक्विलिब्रेशन, संतुलन। संतुलन का मतलब क्या होता है, संतुलन का मतलब होता है कि आप इन सभी चीजें जो आपके आसपास चीजें हो रही है, आपकी मैच्योरिटी के क्या है, आपने क्या चीजें एक्सपीरियंस की, इन सभी चीजों को बैलेंस करना ही क्या है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जो इंसान या जो बालक इन सब चीजों को अच्छे तरीके से बैलेंस कर गया, अच्छे तरीके से इनके अंदर इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन बना गया, उसमें अच्छा विकास होगा। संतुलन नहीं बना पाता तो विकास के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी कमी आ जाएगी, डेवलपमेंट जो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल बढ़िया। अब कुछ टर्मोलॉजी है, इनको समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज आती है स्कीमा। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कीमा क्या होता है, व्हाट इज द स्कीमा। ये सारे वर्ड अपने को समझने हैं, जानने हैं क्या होता है। भाई स्कीमा क्या होता है, स्कीमा एक बार इसको पढ़ो कि मानव के दिमाग में जो चीज पहले से स्टोर होती है उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाना स्कीमा कहलाता है। नहीं समझ में? भाई आपके पास कोई भी एक इंफॉर्मेशन है ना, आपके पास किसी भी चीज को लेके कोई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर है, उसको लेकर के आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है किसी चीज के प्रति कि वो चीज ऐसी होगी, उसे हम लोग स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। समझ में आया बात? कोई भी चीज को लेकर के आपने देखा ही होगा सब है, मतलब ये एक इमेज बनती है इस तरह से। ऐसे सोच लो कि आपके दिमाग में ना कोई भी चीज बचपन से ऐसे स्कीमा बनते आ रहे हैं आपके साथ, है ना। आप पहली बार डेट पे जा रहे हैं तो आपने दिमाग के अंदर स्टोर है बातें, ठीक है, तुम्हारी बातें हो रही है, चैटें हो रही है, तुम पहली बार डेट पे जा रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक स्कीमा होगा कि भैया सामने वाला इंसान ऐसा 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 होगा। इस तरह से, ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह से बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारे स्कीमा बनते रहते हैं। स्कीमा मतलब आपके दिमाग के अंदर है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो जानकारियां आपके पास है, उस जानकारी को लेकर के आपके दिमाग के अंदर एक स्कीमा, एक इमेज तैयार हो जाती है, एक धारणा बन जाती है, एक फिलोसफी आपकी बन जाती है। दिस इज कॉल्ड स्कीमा। उसी क्या बोलते हैं बच्चा, स्कीमा बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चा। एक है इक्विलिब्रेशन, संतुलन या कह लो बैलेंस, ठीक है। अब ये क्या होता है, क्या होता है सर, हमारे दिमाग के अंदर है ना, हमारे दिमाग के अंदर स्कीमा बनते हैं।
फिर स्कीमा के अंदर मॉडिफिकेशन होता है। स्कीमा चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उन सारे जो बदलने की जो प्रक्रियाएं होती है, उनके बीच में जो बैलेंस होता है, स्कीमाओं के बीच में जो बैलेंस होता है, वो कैसे होता है, इसको समझना है। सर हमारे ना, हम डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारे स्कीमा बनते हैं आपके दिमाग में, है ना, और बहुत सारे स्कीमा जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, परिवर्तन उनके अंदर लगातार, जिंदगी परिवर्तन जो है वो जिंदगी का नियम है भाई, है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे स्कीमा जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो उनके बीच में जो संतुलन है, बैलेंस है, वो किस तरीके से बना करके रखा जाता है, इस चीज को समझते हैं बच्चा। सबसे पहले आता है अडेप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या है? अनुकूलन का मतलब है कि जो भी प्रकृति में चेंज हो रहा है, जो भी प्रकृति में बदलाव हो रहा है, अगर आप उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेंगे, आप अपने आप को, सॉरी गलत बोल दिया, अगर आप अपने आप को उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को ढाल लेंगे, तो आपके अंदर विकास जो है वो अच्छे तरीके से होगा। और आप अगर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, तो आपका विकास नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहली चीज है अडेप्टेशन, कि सर अडेप्टेशन का होना बहुत जरूरी होता है। अडेप्टेशन को हम लोग दो तरीके से समझेंगे, एक समझेंगे एसिमिलेशन और एक हम समझेंगे अकोमोडेशन क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है सर, संगठन क्या होता है। भाई देखो, आपके दिमाग में हर एक चीज को लेकर के अलग अलग प्रकार के स्कीमा बनते हैं, है ना, हर रोज बनते हैं, हर रोज नए नए चेंजेस होते हैं, हर रोज नए नए परिवर्तन होते हैं। वो जो स्कीमा बनते हैं आपके दिमाग में, ये कोई पहला स्कीमा है किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है, आपकी स्टडी को लेकर के, आपकी पढ़ाई को लेकर के, है ना, ये कोई दूसरा स्कीमा है आपके करियर को लेकर के, ये कोई तीसरा स्कीमा है आपके पार्टनर को लेकर के। इस तरह से आपके अलग अलग स्कीमा बने हुए हैं भाई, कौन सी आपको गाड़ी लेनी है, ऐसे जिएंगे, ये वो, हर तरह के स्कीमा हर एक इंसान की लाइफ में होते हैं। ये जो सारे के सारे जितने भी स्कीमा आपके दिमाग के अंदर होते हैं, इन सभी स्कीमा को एक वेल अरेंज तरीके से रखना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, संगठनात्मक कहलाता है, संगठन, है ना। यानी इनको एक वेल मैनर तरीके से रखना। जिस तरह से हम लोग जो साइंस के विद्यार्थी है वो लोग समझ पाएंगे कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है, तो फिर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई? हम सभी एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, हमने पीरियोडिक टेबल बनाई। क्यों? क्योंकि उनको हमें जितने भी 118 एलिमेंट्स है उनको समझना एक साथ, वो सारा कुछ क्या हो जाता, मिक्सअप हो जाता। तो हमने उनको एक वेल अरेंज तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है ना। उसी तरीके से आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के स्कीमा, जिस तरह एक मॉल होता है, शॉपिंग मॉल, ठीक है, जाते हो आप लोग, है ना, तो वहां पर क्या होता है बताओ? तो वहां पर हर एक चीज को वेल ऑर्गेनाइज किया होता है कि भाई आपके जो है छोटे बच्चों का सामान यहाँ मिलेगा, गर्ल्स का सामान यहाँ मिलेगा, बड़ी लड़कियों का सामान यहाँ मिलेगा, लेडीज के लिए सामान यहाँ पर मिलेगा, आपका मेकअप का सामान वहां मिलेगा, जेंट्स के लिए अलग से पोर्शन है। तो उनको क्या किया हुआ है, वो सब चीजों को क्या एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके दिमाग के अंदर भी संतुलन तभी बनेगा जब आप अपने स्कीमा को एक वेल एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे, राइट। ओके सर, सर ये जो चीजें क्या है, एसिमिलेशन क्या है और अकोमोडेशन क्या है, इन दो चीजों को समझना है सर, ये क्या होता है। आइए बच्चों मैं समझाता हूं आपको। इनका मतलब क्या होता है साहब? इनका मतलब होता है कि देखिए, एसिमिलेशन आत्मसातकरण क्या होता है भाई, किसी भी चीज को लेकर के आपके अंदर जो स्कीमा बना हुआ है आपके दिमाग में, उसके अंदर कोई चीज को ऐड ऑन करना, है ना, ऐसे समझ लो। उसके अंदर किसी चीज को बच्चा क्या करना, ऐड ऑन करना, उसी के अंदर किसी चीज को ऐड करना, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और उस चीज के अंदर मॉडिफिकेशन करना, है ना, उस चीज को मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन करना, है ना, क्या करना, मॉडिफिकेशन करना, है ना, इस चीज को हम बोलते हैं अकोमोडेशन। कैसे सर, नहीं समझ आया? बताते हैं भाई। एक बड़ा ही फेमस जो किताबों में दिखा हुआ है वही उदाहरण लेके समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अदरवाइज तो उदाहरण बहुत सारे हैं, कोई भी ले लो। जिस तरह से मान लो एक बच्चा है, छोटे बच्चे की बात करता है जीन पियाजे, तो हम बच्चों के बारे में बात करेंगे भाई। एक बच्चा है, उसने सबसे पहले एक डॉगी को देखा साहब, उसने देखा एक डॉगी, ठीक है, उसने एक डॉगी को देखा, उसने देखा कि उस डॉगी के 4 पैर हैं, 2 कान हैं, एक पूंछ है, ठीक है, और वो चलता है और भौं भौं करता है, ठीक है। उसका रंग जो है वो कैसा भी है, मान लीजिए उसका ब्राउन कलर है ना, भूरा रंग है। तो उसने उस डॉगी को देख लिया, उसने पूछा आपकी मम्मी से, मम्मी ये क्या है? तो मम्मी ने बता दिया डॉगी है। तो बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा तैयार हो गया कि साहब ये क्या है, ये डॉगी है, ठीक है।
ऐसा दिखने वाला कोई जानवर दिखे तो वो डॉगी है। तो ये क्या हो गया, बच्चे के अंदर एक स्कीमा तैयार हो गया डॉगी को लेकर के। अब उसने देखा थोड़ी सी दूर चल के, ठीक है, या मतलब उसने कभी फिर 2 4 5 7 10 दिन के बाद उसने एक और डॉगी देखा, ठीक है, जिसके सेम टू सेम बच्चा वही 2 कान, 4 टांगे, पूंछ, सब कुछ था, लेकिन उसका जो कलर था बच्चा वो व्हाइट कलर का था, है ना, उसका क्या था, व्हाइट कलर था। अब बच्चे के दिमाग में यार ये तो है, तो वही है, तो डॉगी, तो लक्षण तो इसके पूरे के पूरे वो है, लेकिन इसका कलर में थोड़ी सी दिक्कत है भैया, है ना। तो फिर उसने क्या किया, उसने किया असेमिलेशन। तो उसने जब पूछा तो पता चला कि भाई कुत्ते जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके पास जो स्कीमा बना हुआ था, जो इंफॉर्मेशन थी, उसके अंदर क्या हुआ, कोई चीज एड ऑन हुई, बोलो हाँ जी बिल्कुल सर, उसके अंदर कोई चीज क्या हुई, एड ऑन हुई, ठीक है, इसको बोलते हैं असेमिलेशन। मतलब एक सिचुएशन क्रिएट हुई, उसमें सिचुएशन एड ऑन हो गई, ठीक है सब। फिर बच्चा आगे गया, फिर भाई क्या हुआ, एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई, है ना, क्या हुई, एक न्यू सिचुएशन क्रिएट हुई बच्चे के सामने, न्यू सिचुएशन क्रिएट हुई। और न्यू सिचुएशन में बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने देखा कि एक जानवर है, वो ऐसा ही है, ठीक है, सेम टू सेम 4 पैर हैं, सेम टू सेम चीजें हैं, ठीक है, पूंछ है, कलर भी उसका वाइट है, कलर भी उसका वाइट है। बच्चे को लगा कि ये डॉगी है, क्योंकि उसकी सिमुलेशन थी, इस बात को लेकर के आत्मसातकरण था। लेकिन जब वो बोली तो वो बोली म्याऊं म्याऊं, बच्चे को लगा यार ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हुआ। तब बाद में बच्चे को पता चला कि दिस इज नॉट ए डॉग, दिस इज ए कैट। यानी उसके अंदर जो एसेमिलेट उसने किया था कि भैया डॉगी अलग अलग रंग के हो सकते हैं, अब इसको पता चला कि यार ये तो जानवर ही अलग है। यानी कि उसको अपने स्कीमा के अंदर क्या करना पड़ा, मॉडिफिकेशन करना पड़ा कि यार सिर्फ 4 टांग, 2 कान, 1 पूंछ सिर्फ डॉगी के नहीं होते, वो बिल्ली के भी होते हैं, वो और जानवरों के भी हो सकते हैं। यानी कि मॉडिफिकेशन, असेमिलेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करना ही अकोमोडेशन होता है। यानी कि आत्मसातकरण के अंदर मॉडिफाई करके ही क्या बनता है बच्चा, समायोजन बनता है। और इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाना होता है उसी को तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। समझ में आई कहानी, हाँ या ना, बहुत बढ़िया सर। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जीन पियाजे ने जो हमारी डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी, उसमें जीन पियाजे ने बच्चे के अंदर, जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे के अंदर जो विकास होता है वो 15 वर्ष तक होता है ना। ऐसा नहीं कि उसके बाद डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट चलता रहता है, विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। लेकिन इनका कहना था कि जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, अधिकतम जो विकास होता है वो 15 वर्ष तक होता है। जन्म से लेकर के 15 वर्ष तक ही इन्होंने स्टडी किया। और ये जो जन्म से लेकर के 15 वर्ष थे, इस सालों को इन्होंने बच्चा 4 अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया। कितने स्टेजेस में डिवाइड किया बच्चे के अंदर विकास की, तो इन्होंने भाई 4 स्टेजेस में डिवाइड किया, 4 चरण बनाए इन्होंने, 4 अलग अलग स्टेजेस बनाई आयु के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। जिसमें इनकी जो पहली स्टेज थी दोस्त, वो कौन सी है, तो इनकी जो पहली स्टेज थी वो थी अपनी सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गति, क्या बोलते हैं, संवेदी गतित्मक, गतिकात्मक ऐसा कुछ होता है स्टेज। तो ये तो थी बच्चा 0 से लेकर के 2 वर्ष, यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक ये स्टेज होती है। क्या होती है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक उसकी क्या होती है, ये स्टेज होती है। इस स्टेज को बच्चा क्या करता है, देखो सेंसरी, यहां पर 2 चीजें मिलकर बनी है, सेंसरी, सेंसरी हमारे ऑर्गन्स होते हैं बच्चा, हमारे पास टोटल 5 सेंस होती है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, नाक, कान, आंख, जीभ और स्किन, ये 5 सेंस होती है। तो इस एज में, और सेंसरी इसका मतलब होता है सेंस मोटर, मोटर क्या होता है बच्चा, मोटर होता है एक्शन करना, मोटर क्या होता है, एक्शन करना। जब हमारे, देखिए क्या होता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि साहब देखिए हमने किसी चीज को हाथ लगाया, ठीक है, टच किया हमने, तो सेंस ने हमें बताया कि वो चीज गर्म है। अच्छा सर, तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ एक्शन, यानी कि मोटर। तो हमारी जो मोटर न्यूरॉन है उन्होंने ऑर्डर दिया कि हाथ हटाओ, हाथ तो जल जाएगा, यानी कि पहले सेंस किया, फिर क्या हुआ, एक्शन हुआ, है ना। तो यहां पर इस स्टेज के अंदर दोनों यही है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या होता है, जो इंद्रिया होती है ना, इंद्रिय गामक अवस्था बोलते हैं इसको, इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी इंद्रियों से सीखता है ना, क्या सीखता है, इंद्रियों से सीखता है, यानी सेंसेस आर द टीचर, बिल्कुल
सेंस से ही बच्चा क्या करता है, सीखता है। ये जो 5 सेंस होती है बच्चा, इन्हीं से बच्चा क्या करता है, सीखता है, बच्चे के अंदर विकास होता है ना, इस आयु के अंदर। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि ये संवेदी पेशीय अवस्था होती है। इसके अंदर जो हमारी सेंसरी मसल्स होती है, जो हमारी सेंसरी मसल्स होती है, यही पूरी तरह से क्या होती है सर, एक्टिव होती है, और यही बच्चे के अंदर काम करती है ना। तो इसीलिए इसको बच्चा सेंसरी मस्कुलर स्टेज बोला गया है, सेंसरी पेशीय अवस्था। और इस एज के अंदर, इस एज में बच्चे के अंदर क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। अब ये वस्तु स्थायित्व क्या है बच्चा, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, देखिए जन्म के समय बच्चे के अंदर इस तरह की चीज नहीं होती है ना। जब बच्चे का जन्म होता है कुछ महीने तक, लगभग बच्चा 8-9 महीने तक का होता है, उस समय तक बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चा 2 वर्ष तक पहुंचता है, 2 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है वो विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अच्छा सर, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, पहले नहीं होता, पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता, लेकिन 2 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उसको पहचान करना, अपने दिमाग के अंदर उसकी क्या बना लेना, एक छवि बना लेना, एक इमेज बना लेना, है ना। कैसे, देखो छोटा बच्चा क्या होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तो जब उसके सामने कोई चीज है, मान लीजिए आपने उसको क्या दिया, कुछ भी दिया, आपने उसको घड़ी दी, खेल रहा है, ठीक है, तो आपने जैसे इसके सामने से घड़ी हटाई ना, 2 मिनट में भूल जाएगा, मतलब गायब हो गया। उसके सामने जब तक चीज थी तब तक थी, उसके बाद गायब हो गई, यानी उसके अंदर वस्तु स्थायित्व नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इस चीज का विकास हो जाता है। मान लीजिए आपने घड़ी दी और आपने पीछे लकोले की कोको लेगी, लेकिन उसे पता चल जाता है कि नहीं वो देख वो रही, लेकिन ये चीज बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। आपने उसको तकिए के पीछे छिपा दिया, बच्चा उसे ढूंढ लेगा सब, है ना। क्या कर लेगा बच्चा, उसे ढूंढ लेगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो विशेषता है, ये बच्चे के अंदर इस स्टेज में आ जाती है, 0 से लेकर 2 वर्ष के स्टेज में, है ना। इस स्टेज में ना बच्चे के अंदर ये जन्मजात होती है, ये जो स्टेज होती है ना, ये बच्चे के अंदर क्या होती है भाई, जन्मजात होती है। और जो स्कीमा की बात की थी ना मैंने, स्कीमा भी जन्मजात होता है सर, बाय बर्थ ही स्कीमा बनना शुरू हो जाता है, ये बच्चे के अंदर जन्मजाती होती है ना। सेंसिस से बच्चा जन्मजात अपने आप ही सीखने लग जाता है, कोई सिखाता नहीं है। इस तरह बेबी होता है, बेबी को जो है दूध पीना कौन सिखाता है, फीडिंग करना कौन सिखाता है, कोई नहीं सिखाता, अपने आप सीख जाता है ना। ये सेंसरी सेंस जो होती है, ये जो 5 सेंस होती है, इनका इस्तेमाल करना बच्चा जो है वो अपने आप ही सीख जाता है ना। बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, बच्चा अपने आप ही सीख जाता है। तो ये बाय बर्थ होता है, ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर होता है। उसके बाद आती है बच्चा अगली जो स्टेज, इसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज भाई, ये जो स्टेज होती है, ये होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। एज भी आपको याद रखनी है, कहां से कहां तक होती है, 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। इसे बोला जाता है पूर्व क्रियात्मकता या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि जो ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है सर, ऑपरेशन का मतलब होता है क्रिया, है ना, कोई एक्टिविटी करना, कोई क्रिया। और उससे पहले की जो स्टेज है उसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना। चलिए, इस स्टेज में क्या होता है बच्चे के अंदर, इस स्टेज में होता है बच्चा लैक ऑफ लॉजिक। इसमें जो बच्चा होता है ना, इसमें बच्चा इसके बारे में सीखता है, इसमें बच्चे के अंदर ना लॉजिक नहीं होता, लॉजिक की कमी होती है बच्चे के अंदर। बच्चा किसी भी चीज के बारे में लॉजिक नहीं लगा सकता, नहीं तो किसी चीज को देख करके, नहीं तो उसके अंदर कॉन्क्रीट लॉजिक होता है, नहीं एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं लगाता बच्चा। ठीक है, बच्चे के सामने जो चीज है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर लॉजिक की कमी होती है बच्चे के अंदर। लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना, ये क्या है सर, रिवर्सिबिलिटी की क्या होती है बच्चे के अंदर, कमी होती है। यानी कि बच्चे को एक प्रोसेस तो पता है, उसका रिवर्स प्रोसेस नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को कहें कि साहब साहब हमारे क्या होते हैं 3 और 7, क्या होते हैं सर 10 होते हैं, तो 7 और 3 क्या होगा, ये बच्चे को नहीं पता कि ये भी 10 होगा, वो निकाल के देखेगा। यानी कि एक सीधी प्रोसेस पता है, उसे ये नहीं पता कि प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। जैसे कि कई बार आपके साथ भी होता है, छोटे बच्चों के साथ, कि उनको सिर्फ आगे जाने का पता है, पीछे जाने का रास्ता नहीं पता होता, रोने लग जाता है बच्चा, है ना, कहीं जा रहा है, ठीक है, चला तो जाता है वो,
कहीं भी आप घर घूमने गए हो तो वापस नहीं आ पाता बच्चा। वापस आने का मतलब रिवर्सिबिलिटी का उसे ज्ञान नहीं होता तब तक, ये चीज उसके अंदर विकास नहीं होती। जैसे कि उदाहरण दिया है, पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी, ये नासमझ होती है। बच्चे को पता है कि पानी को जमा देते तो बर्फ बन जाएगा, लेकिन बच्चे को इस चीज की समझ नहीं होती कि बर्फ भी पानी बन जाता है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये क्या है, ये रिवर्सिबिलिटी है ना, वैसे वर्षा, इसका नॉलेज नहीं है। बच्चे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यानी कि यूनिडायरेक्शनल पता होता है उसे, उसे साइकिल चलेगा वापस आएगी चीजें ये नहीं पता होता। रिवर्सिबिलिटी की उसके अंदर ना समझ होती है। दूसरी, इस स्टेज में बच्चा एनिमिज्म, एनिमिज्म क्या होता है देखो, निर्जीव सजीव की उसे समझ नहीं होती भाई, सो बोलते हैं एनिमिज्म। देखिए क्या होता है, कई बार इस स्टेज में आपने देखा होगा कि कई बार मान लो कुछ भी बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते समय बच्चे को अचानक से चोट लग जाती है ना। तो अब क्या करते हैं मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, क्या करते हैं, मान लो किसी भी चीज की चोट लग गई है ना, बच्चा कोई खिलौने से खेल रहा था, ठीक है, थोड़ा हैवी खिलौना था, वो बच्चे के गिर गया पैर पे, उसे चोट लगी, वो रोने लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जाके हम उसको मारने लग जाते हैं कि मारी मारी मारी, ये लो मैंने इसके मार दी, अब ठीक है। बच्चे को हाँ आत्म संतुष्टि हो जाती है कि ठीक है, मेरे को इसने मारी, इसको मैंने मार दी, मम्मी ने मार दी, पापा ने मार दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को ये नहीं समझ कि भाई ये तो नॉन लिविंग है, ये तो निर्जीव है, इसके अंदर जीवन नहीं है। बच्चा सब चीजों में समझता है कि भाई उसके अंदर जीवन है तो सब में है ना। मतलब चलते चलते गिर गया, गिर गया तो रोने लग जाएगा वो, लेकिन आप उसे कहते हो ओ देख कीड़ी मर गई कीड़ी मर गई कीड़ी मर गई, है ना, या धरती को दो चार थप्पड़ मार दो नीचे, ये लो इसने मारी, बच्चा चुप हो जाएगा। तो उसे समझ नहीं है कि भाई ये निर्जीव है कि सजीव है, उसे ये नहीं पता कि इसको चोट नहीं लगती है, तो एक नॉन लिविंग चीज है। तो इस चीज की बच्चे के अंदर क्या होती है, ना समझ होती है। दूसरा है सिंबॉलिक थॉट। इस एज में बच्चा क्या समझने लग जाता है सर, सिंबल्स को लेकर के बच्चे के अंदर थॉट डेवलप होने लग जाते हैं। इस एज में बच्चा जो है वो सिंबल्स को समझने लग जाता है, ये बड़ी अच्छी विशेषता होती है इसकी में, पॉजिटिव पॉइंट होता है कि इस एज में बच्चा जो है वो सिंबल्स को समझने लग जाता है कि ये सिंबल्स क्या है। जिस तरह ए फॉर एप्पल, तो सिंबल्स को समझ जाएगा बच्चा, है ना। तो ये वाली प्रोसेस आ जाती है। लेक ऑफ कंजर्वेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की कमी होती है। मतलब बच्चा ना ये नहीं समझ पाता कि जिस तरह मान लीजिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण होता है, ठीक है, कि बच्चे को मान लीजिए एक गिलास है, ठीक है, आपने बच्चे को उसके अंदर कुछ भी पीने की चीज है, मान लो दूध पीता है बच्चे, आपने उसको दूध डाल दिया, ठीक है, मान लीजिए आपने उसके अंदर 250 ml दूध डाल दिया, ठीक है, गिलास बड़ा है, वहीं बच्चा आप लोगों ने उसे एक कटोरी में डाल दिया, ठीक है, यहां भी आपने वही 250 ml, लेकिन बच्चा देखेगा गिलास में से, क्यों, क्योंकि बच्चे को लगेगा कि यार देख, बच्चा उस समय इस चीज को नहीं समझ पाता कि सर ये वैल्यू तो उतनी है ना, 250 ml बात तो बराबर ही है, लेकिन नहीं, बच्चा इस चीज को हमेशा ही इसमें से ही पिएगा, जब दूध पिएगा तो है ना, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें ज्यादा है। तो ये बच्चे के अंदर समझ नहीं होती। ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म ये क्या होता है, इस एज में जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिज्म होता है, हालांकि अहम केंद्रित बोलते हैं इसे, है ना, हालांकि कुछ लोग तो बड़ी उम्र में जाकर भी ऐसे ही होते हैं, अहम केंद्रित, लेकिन इस उम्र में बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के अंदर होता है। कैसे, इस एज में बच्चा ये कहता है कि भाई साहब जो उसको पसंद है, जो उसको करना है, वही काम सारी दुनिया करेगी, है ना, मतलब जो मुझे पसंद है वही काम करो, है ना, जो उसे पसंद है उसको बाहर जाना है, ठीक है, तो बच्चा रोने लग जाएगा, पीटने लग जाएगा कि मुझे बाहर जाना है तो मतलब सबको बाहर जाना है, मुझे ये फलानी चीज खानी है, ठीक है, मुझे ये चॉकलेट खानी है, मुझे ये आइसक्रीम खानी है, मुझे ये दूध पीना है। तो भाई जो चीज उसको पसंद है वही सारे लोग करें, उसे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे इंसान को क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि बस उसी में खुद में ही सारी दुनिया होती है उसकी, है ना। अगर उसे एक फलानी कोई चीज खानी पसंद है, कोई भी चीज, मान लो उसे लेज खाना पसंद है, चिप्स वाला जो भी है, सारी दुनिया को पसंद होना चाहिए, मम्मी भी खाएगी, पापा भी, उस पापा को भी वही पसंद होना चाहिए, सबको वही पसंद होना चाहिए, है ना। आपने देखे होंगे इस एज के अंदर बच्चों को, आपने देखा होगा, है ना, मान लीजिए आपने बच्चे को उठाया हुआ है, ठीक है, आप पेरेंट्स हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर, तो आप लोगों ने कई बार इस चीजों को महसूस भी किया होगा कि आपने दो बच्चे हैं, आपने एक बच्चे को उठा रखा है, दूसरा बच्चा आता है, अगर आप उसको उठाना चाहते हैं तो बच्चा रोने लग जाता है कि नहीं, ये मम्मी मेरी है, इसके ऊपर पूरा हक मेरा है,
ये गोद में सिर्फ मेरे को उठा सकती है और दूसरा नहीं जाएगा। रोने लग जाते हैं बच्चे, नहीं इसको क्यों उठाया, मुझे उठाओ, है ना। कोई चीज़ है, मान लो घर में एक चीज़ है ना, वो मान लो उसी की एज का दूसरा बच्चा, अगर उसने ले ली वो चीज़ तो वो कहेगा नहीं उसे क्यों दी, मुझे दो। हालांकि उसको चाहे जरूरत ना हो उसके, लेकिन नहीं, अहम, है ना, इगोसेंट्रिज्म। अगला है बच्चा सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। इस उम्र में बच्चे के अंदर ना एक चीज के ऊपर बच्चा ना पूरा फोकस रहता है। मतलब समझ नहीं आप बात को, ऐसा नहीं कि वो मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, नहीं। ये कहने का मतलब है इसमें बच्चा एक समय में, है ना, एक समय में, एक टाइम में, एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करता है, केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करता है, एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करता है ना। अगर भाई साहब यहां पर बच्चे को कुछ दिखाएं, क्या दिखाएं, यहां पर अगर बच्चे को हम यहां पर दिखाएं तो बच्चा हो सकता है इसके अंदर बस ये जो कलर है ना इनके ऊपर ही कंसंट्रेट करने लग करेगा कि ये व्हाइट कलर, ये ब्लैक कलर, ये अलग अलग डिफरेंट कलर है। उसे ये नहीं पता कि भाई साहब इसमें रिमोट है, इसमें ये है, इसमें ये वो। फोन में वो गेम खेलता है तो वो गेम ही खेलता है, उसे नहीं पता कुछ दूसरी चीजें भी इसके अंदर होती है। फोन में वो वीडियो चलाएगा तो वो यूट्यूब पर ऐसे स्क्रॉल करता रहेगा, है ना। आजकल तो बहुत सारे लोगों के ऐसे कर ही रहे हैं, दे देते हैं बच्चे को मोबाइल, हालांकि ये गलत है। लेकिन इस एज में बच्चा यही होता है, एक ही चीज के ऊपर उसका फोकस रहता है, वो उसमें दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोच सकता, नहीं जान सकता। ऐसा उसके अंदर विकास अभी तक नहीं हुआ है, इस चीज की उसके अंदर अभी तक कमी है ना। वो अलग एस्पेक्ट्स को नहीं देख सकता, चीज के एक से ओनली केवल एक ही एस्पेक्ट्स को देख सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आती है बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको बोलते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है बच्चा, ये होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की आयु तक। कहां से कहां तक, 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की आयु तक। इसको बोलते हैं मूर्त क्रियात्मकता अवस्था। ठीक है, मूर्त क्या होती है बच्चा, वो चीज आपने दिखाई, ठीक है सर, इसको देखा, अब बच्चा उस चीज को देख करके चीजों के बारे में समझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें बच्चे को कुछ समझाना है, पढ़ाना है, लिखाना है। मान लीजिए हमें बच्चे को कुछ समझाना है, पेड़ के बारे में कुछ समझाना है कि साहब पेड़ जो होते, ईवीएस हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को अपने को पेड़ के बारे में बताना है कि पेड़ हमारे लिए क्यों क्यों हेल्पफुल है। तो अगर हम लोग बच्चे को पेड़ की इमेज दिखाएंगे या पेड़ को अगर बच्चे मूर्त मतलब पेड़ का अगर उदाहरण बच्चे को दिखा देंगे सामने कि भैया देख ये पेड़ है ना, तो बच्चा उस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएगा, है ना। तो इसमें आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें क्या होता है कि पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिखाया जाता है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल से बच्चे को फिर नियम, रूल ये समझाया जाता है। यानी कि अगर आप लोग पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए अगर आप पहले बच्चे को पेड़ दिखा देंगे, यानी कि पहले बच्चे को उदाहरण दिखा देंगे और उसके बाद अगर बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा, हाँ या ना। तो इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट चीजों के प्रति क्या होता है, लॉजिक लगाता है, वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। सिंपल सी बात है। वस्तुओं का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन, कि उस उम्र में बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, कंजर्वेशन का नॉलेज बच्चे को हो जाता है। अब बच्चा इस चीज के लिए जिद नहीं करता कि मुझे इस बड़े गिलास में लेना है, मुझे छोटे गिलास में नहीं पीना क्योंकि इसमें थोड़ा मिल्क है, नहीं, बच्चे को पता है उसमें भी इतना ही, उतना भी इतना है, कोई दिक्कत। किंतु परंतु वस्तुओं का क्लासिफिकेशन सीख जाता है बच्चा। क्या सीख जाता है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण सीख जाता है। मतलब वस्तुओं के बीच में ना वो उसके साइज, उसके कलर, उसकी शेप, इस चीजों को अलग अलग क्लासिफाई करना सीख जाता है। मतलब उनके अंदर डिफरेंसेस समझने लग जाता है, वो अंतर समझने लग जाता है ना, उनके अंदर अंतर समझने लग जाता है। ऐसे रैंडमली बच्चे को कुछ पेन दे दो जिसमें से कुछ रेड कलर के होंगे, कुछ ग्रीन कलर के होंगे, कुछ ब्लू कलर के होंगे, तो बच्चा उनमें अंतर समझने लग जाएगा। रेड वालों को अलग कर सकता है, ब्लू वालों को अलग कर सकता है और ग्रीन वालों को अलग कर सकता है। कुछ साइज में, शेप में अलग अलग छोटे मोटे दे दे, है ना। तो इनको क्या करने लग जाता है बच्चा, इस उम्र में आकर के वो क्लासिफाई करने लग जाता है। इतनी समझ बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है कि वो चीजों को अलग अलग प्रकार से क्या कर पाए, क्लासिफाई कर पाए, वर्गीकृत कर पाए। अगला कहता है रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान हो जाता है उसे, है ना। वही जो मैं बता रहा था कि बर्फ से पानी बनता है, सॉरी, पानी से बर्फ बनती है तो बर्फ से भी पानी बनता है, सिंपल। और घटते और घटते क्रम में, यानी कि बच्चा जो चीजों के असेंडिंग ऑर्डर और
डिसेंडिंग ऑर्डर को भी समझ जाता है। बच्चा जो है वो चीजों के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी समझ जाता है। यानी सबसे छोटी चीज कौन है, सबसे बड़ी चीज कौन है, दोनों के बारे में बच्चा समझ जाता है ना। वो ऐसे होते हैं ना कि भाई ऐसे कुछ बॉक्स उसके पास, तो समझ जाता है कि नीचे बड़ा लगाना, ऊपर छोटा लगाना, ऊपर छोटा लगाना, ऊपर छोटा, ऊपर छोटा। तो ये जो समझ है बच्चे के अंदर, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष। इसमें बच्चा जो दिमाग लगाने लग जाता है, अपनी तर्क शक्ति का जो ज्ञान हो, तो इसको ये ज्ञान जो है इसके अंदर डेवलप होने लग जाता है, विकास विकसित होने लग जाता है। जो लॉजिकल पावर होती है बच्चे की, वो विकसित होने लग जाती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों के लिए होती है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए नहीं होती है ना। कॉन्क्रीट चीजों के लिए होती है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट होता है सर आप बिना किसी चीज को देखे ही उसके बारे में सोचना, परिकल्पना करना। मतलब परिकल्पना तो वो आगे की चीज हो जाती है। मतलब कुछ चीज के बारे में आपको फोटो दिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं पेड़ के बारे में। अभी मान लो हम आपको फोटोसिंथेसिस बता रहे हैं कि पत्तियों में ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि पत्ती दिखाई जाए, नहीं, आप वैसे भी समझ सकते हो, है कि। तो वो वाली बात होती है, ठीक है। तो वो अलग चीज होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर बच्चा है सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों को, यानी कि मूर्त को देखकर ही उसके बारे में लॉजिक सोचता है, ऐसे बिना किसी को देखे लॉजिक नहीं लगाता। उसके बाद आती है बच्चा इसकी जो आखिरी अवस्था जो आती है, वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है बच्चा, इसके अंदर बच्चा जो होता है एब्स्ट्रैक्ट चीजों के प्रति अपनी थिंकिंग जो है वो डेवलप करने लग जाता है। यानी कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, अमूर्त लॉजिक जो है, अमूर्त कंसेप्ट जो है, इसको समझने लग जाता है। इस उम्र में जाते जाते बच्चा जो है मैथमेटिक्स के बड़े बड़े फार्मूले हैं, फिजिक्स को समझना है, केमिस्ट्री की रिएक्शंस को समझना है, इन सब चीजों को समझने लग जाता है बिना उसको इमेज दिखाए, है ना। तो इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं बच्चा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है। यानी कि बच्चा जो है यहां पर रूल से एग्जाम्पल की ओर जाता है ना। रूल से एग्जाम्पल की ओर, यानी बच्चे को पहले रूल बता दिया और फिर इसका एग्जाम्पल बचा सकते हैं इसको, है ना। तो ये क्योंकि अब बच्चे को जरूरत नहीं है उसका एग्जाम्पल, उसकी फोटो दिखा करके ही उसके बारे में समझाना, नहीं। अब बच्चे के अंदर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट सोच, बिना फोटो को देखे अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता, कर सकता है बच्चा। इस उम्र में ये चीज का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है बच्चा हाइपोथेटिको। ये क्या होता है बच्चा, परिकल्पना, ठीक है। ये तो बहुत बाद में जाकर के, परिकल्पना मतलब इमेजिनेशन करके ही किसी चीज के बारे में सोचने लग जाना। ऐसा सोचते हो तुम लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं, अच्छा सोच जाते हैं, खाली बैठे बैठे यही सोचते हैं। तो ये कब होता है, ये इस उम्र से बाद में होता है, इस उम्र से पहले नहीं होता। 11 साल से पहले आप ऐसे नहीं सोचते किसी भी चीज के बारे में, नहीं। उस समय आपको जो चीज दिख रही है सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे, परिकल्पना नहीं करते। अच्छा, ये जो चिंतन की बात है ना, ये थिंकिंग की बात है। ये थिंकिंग जो होती है, अच्छा क्या सर मतलब, अब बात आती है, ठीक है, प्याजे ने ही बताया था। अब बात आती है कि सर देखो, सोचता तो बच्चा भी है। अगर थिंकिंग की बात करूं मैं, थिंकिंग की बात करूं भाई, सोचता तो बच्चा भी है ना। थिंकिंग तो भाई साहब बच्चे के अंदर भी होती है, बच्चे के अंदर भी होती है, और थिंकिंग जो होती है हमारे अंदर भी होती है, अडल्ट के अंदर भी होती है। वयस्क बोल दो इसको, वयस्क। सर थिंकिंग में कोई फर्क होता है क्या? बच्चा कम सोच सकता है, तुम ज्यादा सोच सकते हो, हम ज्यादा सोच सकते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? सोचने वाली बात है। देखिए सर, ज्यादा कम नहीं होता। जितना बच्चा सोच सकता है उतना ही एक अडल्ट, जितना बच्चा सोच सकता है उतना ही अडल्ट सोच सकता है। यानी ये यूं कहे कि जितना अडल्ट सोच सकता है उतना ही बच्चा भी सोचता है। यानी कि ऐसे कहें कि ये क्वांटिटिवली अगर इनको देखें, है ना, क्वांटिटिवली अगर इनको देखें, है ना, यानी कि इनको मात्रात्मक तरीके से अगर हम देखें, मात्रात्मक तरीके से देखें, तो भाई ये दोनों की जो होती है वो सेम होती है ना। मात्रा सेम होती है, क्वांटिटी सेम होती है। जितना ये बड़ा वयस्क एक अडल्ट सोच सकता है उतना एक बच्चा भी सोच सकता है। कहीं तुम सोचो कि तुम ही ज्यादा सोच सकते हो, लेकिन नहीं। लेकिन क्वालिटिवली क्या होता है बच्चा, क्वांटिटिवली क्या होता है, दोनों की सेम होती है। तो जितना बड़ा सोच सकता है उतना छोटा बच्चा भी सोच सकता है। लेकिन क्वालिटी जो होती है ना बच्चा, क्वालिटिव थिंकिंग जो होती है ना, वो डिफरेंट होती है। क्वालिटिव थिंकिंग जो होती है भाई, वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, वो अलग होती है। यानी कि थिंकिंग का जो प्रकार है ना, वो अलग है।
जो बच्चा सोचेगा वो अलग चीजों के बारे में सोचेगा, जो अडल्ट सोचेगा वो अलग चीजों के बारे में सोचेगा। तो इनके प्रकार अलग अलग है, डिफरेंट अलग अलग। बच्चा किसके बारे में सोचेगा सर? बच्चा कितना ज्यादा से ज्यादा किसके बारे में सोच लेगा? बच्चा से ज्यादा किसके बारे में सोच लेगा भाई? अपने खिलौनों के बारे में सोच लेगा बच्चा, टॉयज के बारे में सोच लेगा, खेलने के बारे में सोच लेगा, अपने खेलने वाले साथियों के बारे में सोच लेगा, है ना। अब अडल्ट क्या सोचेगा? अडल्ट के लिए सोचने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि साहब आप ज्यादा सोचते हैं। आपके सोचने, आप किसके बारे में सोचेंगे? आप सब अपने करियर के बारे में सोचेंगे, आप अपने पैसे वैसे कमा रहे हैं, काम धंधा लग रहे हैं, सैलरी के बारे में सोचेंगे, घर पे क्या काम, कौन सी चीज कैसे करनी है उसके बारे में सोचेंगे, है ना। तो आपका सोचने का प्रकार अलग है, बच्चे का सोचने का प्रकार अलग है, लेकिन बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना आप सोचते हैं, है ना। चलिए, तो ये तो था भाई साहब जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और पॉसिबल हो सके तो शेयर कर देना, और कमेंट करके भी बता देना भाई कैसी लगी। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करें, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कोहलबर्ग है या फिर लेव वाइकोत्स्की है, किसके बारे में वीडियो बनाएं। तो सारे टॉपिक हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी किसी प्रकार का टेट एग्जाम आपका हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, गुड ब्लेस यू, टेक केयर।